आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आगामी 25 और 26 अक्टूबर को अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की एक अहम बैठक आयोजित करने जा रहा है। संघ पदाधिकारियों के अनुसार बैठक का एजेंडा होगा इस महीने की शुरुआत में नागपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा दशहरे पर दिए गए उनके संदेश को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श करना। बैठक में इस बात पर चर्चा की जाएगी कि उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों को कैसे आगे बढ़ाया जाए। इन मुद्दों में दलितों तक पहुंच, ओटीटी प्लेटफॉर्मों के माध्यम से आजकल बच्चों तक जिस प्रकार की सामग्रियां पहुंच रही हैं, जम्मू कश्मीर चुनाव जैसे समकालीन मुद्दे, बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए खतरा और संघ का शताब्दी समारोह जैसे मुद्दे शामिल हैं। इन पर 25 और 26 अक्टूबर को मथुरा में होने वाली आरएसएस की वार्षिक अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल बैठक में चर्चा की जाएगी। संघ के प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर ने बताया कि इस बैठक में देश भर के सभी प्रांत प्रचारक, सह प्रांत प्रचारक और अन्य कार्यकर्ता उपस्थित होंगे। बैठक में 393 कार्यकर्ताओं के आने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कई बदलाव किए जाने के कुछ दिनों बाद, जिसमें लेडी जस्टिस की प्रतिमा का पुनः डिजाइन भी शामिल है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस कदम पर सवाल उठाया है। पुरानी प्रतिमा में पारंपरिक रूप से आंखों पर पट्टी बंधी महिला को दर्शाया जाता था, लेकिन अब नई प्रतिमा में उसकी आंखें खुली हुई हैं। आपको बता दें कि भारत के निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जिन्होंने इस कदम का नेतृत्व किया था, को अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कड़े शब्दों में एक पत्र लिखा है, जिसमें एक तरफा निर्णयों पर आपत्ति जताई गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति ने पाया है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बिना बार से सलाह लिए अपने प्रतीक चिन्ह में बदलाव, लेडी जस्टिस की प्रतिमा में बदलाव जैसे कुछ क्रांतिकारी बदलाव एक तरफा तरीके से किए हैं। आगे कहा गया है कि न्याय प्रशासन में हम समान रूप से हिस्सेदार हैं, लेकिन जब ये बदलाव प्रस्तावित किए गए तो कभी हमारे ध्यान में नहीं लाए गए। हम इन बदलावों के पीछे के तर्क से पूरी तरह अनभिज्ञ हैं। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा ने अपने 7 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट के मुताबिक बीजेपी ने कुंदरकी सीट से रामवीर सिंह ठाकुर, गाजियाबाद से संजीव शर्मा, खैर से सुरेंद्र दिलेर, करहल से अनुजेश यादव, फूलपुर से दीपक पटेल, कठेरी से धर्मराज निषाद और मझवा से सुचिस्मिता मौर्य को मैदान में उतारा है। अब जिन 2 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा होनी बाकी है, वो है मीरापुर और सीसामऊ। सूत्रों के अनुसार बीजेपी मीरापुर की सीट आरएलडी को दे सकती है, जबकि सीसामऊ पर उसे अभी अपने उम्मीदवार का नाम तय करना है। कश्मीर में प्रवासी मजदूरों पर आतंकी हमले लगातार जारी हैं। इस बीच खबर सामने आ रही है कि एक बार फिर प्रवासी मजदूर को निशाना बनाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दक्षिण कश्मीर के त्राल के बटकुंड इलाके में आज सुबह आतंकियों ने प्रवासी मजदूर को गोली मार दी। वह बुरी तरह से घायल हो गया। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत पहले से बेहतर है। घायल मजदूर उत्तर प्रदेश के बिजनौर का रहने वाला है। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों में प्रवासी मजदूरों पर हमले की ये दूसरी घटना है। इससे पहले गांदरबल के गगनकीर में प्रवासी मजदूरों पर हमला किया गया था, जिसमें एक डॉक्टर समेत 7 प्रवासियों की मौत हो गई थी। घटना के समय मजदूर खाना खा रहे थे। अचानक बत्ती गुल हुई और मजदूरों पर फायरिंग शुरू हो गई। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर तैयबा से जुड़े संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF ने ली थी। भाजपा सदस्यों ने लोक लेखा समिति के अध्यक्ष और कांग्रेस नेता KC वेणुगोपाल के स्वतः संज्ञान वाले निर्णयों पर सवाल उठाए हैं, जिसमें सेबी अध्यक्ष को तलब करना भी शामिल है। उन्होंने कहा कि वे इस मुद्दे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलने जा रहे हैं। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह बहुत बड़ा मुद्दा है। उनके शब्द स्वतः संज्ञान वाले निर्णय थे। आपने कैसे निर्णय लिया? PAC का काम CAG रिपोर्ट पर विचार विमर्श करना है। हमें विश्वसनीय स्रोतों से यह भी जानकारी मिली है कि CAG रिपोर्ट में सेबी पर कोई पैराग्राफ नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि PAC अध्यक्ष KC वेणुगोपाल ने बैठक स्थगित कर दी, क्योंकि सेबी अध्यक्ष माधवीपुरी बुश ने सुबह पैनल को सूचित किया कि वह कुछ जरूरी कारणों की वजह से बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगी। लेबनान के एक स्थानीय अधिकारी ने बताया है कि दक्षिणी लेबनान में मंगलवार को एक घर पर हुए इजरायली हमले में
कम से कम 19 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 6 महिलाएं और 5 बच्चे शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मरने वालों में स्कूल के पूर्व प्रधानाध्यापक अहमद इज़ेदीन और उनके परिवार की 3 पीढ़ियां शामिल हैं। परिवार के सभी लोग तेफाहटा गांव में एक 3 मंजिला इमारत में साथ रहते थे। इस घटना पर इस्राएल की सेना ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन इस्राएली सेना ने बार बार कहा है कि वह नागरिकों को हमलों से बचाने के लिए कदम उठाती है। सेना का कहना है कि उसने हिजबुल्लाह के संचालकों, बुनियादी ढांचों और हथियारों को निशाना बनाया है। महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा है कि अभी कोई सीट नहीं बची है, सभी सीटों का बंटवारा हो गया है। सबने मिलकर सीट शेयरिंग को अंतिम रूप दिया। ये मायने नहीं रखता कि किसको कितनी सीटें मिली, मायने रखता है कि कौन जीतेगा। सीट शेयरिंग के बाद हमें पूरा विश्वास है कि हम 200 से अधिक सीटें जीतेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए शिवसेना यूबीटी ने अपने 65 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बता दें कि इस पहली लिस्ट में पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे का नाम नहीं है, जबकि उनके बेटे आदित्य ठाकरे को वर्ली से टिकट दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ कोपरी 5 पखाड़ी सीट पर केदार तीखे को टिकट दिया गया है। इसके अलावा ठाणे से राजन विचारे, अंधेरी पूर्व से ऋतुजा लटके, माहीम से महेश सावंत, गोरेगांव से समीर देसाई, पाटण से हर्षद कदम, परांडा से राहुल ज्ञानेश्वर पाटिल, रत्नागिरी से सुरेंद्रनाथ माने, सावंतवाड़ी से राजन तेली और दापोली से संजय कदम को टिकट दिया गया है। आपको बता दें कि महाविकास अघाड़ी में 85-85 और 85 के फॉर्मूले पर सहमति बनी है, यानी इस फॉर्मूले के तहत कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और एनसीपी शरद पवार गुट के बीच 85-85 सीटों का बंटवारा होगा। शिवसेना यूबीटी के उरण, सांगोला और लोहा विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा किए जाने पर महाविकास अघाड़ी के एक छोटे घटक दल किसान और श्रमिक पार्टी ने बुधवार को नाखुशी जाहिर की है। पीटीआई के मुताबिक जयंत पाटिल के नेतृत्व वाली पीडब्ल्यूडी ने इन 3 निर्वाचन क्षेत्रों पर दावा किया था। पाटिल ने संवाददाताओं से कहा कि हम इस बारे में एनसीपी प्रमुख शरद पवार से बात करेंगे। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने खुले और साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी अब यूपी की सभी 9 सीटों पर उपचुनाव लड़ेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले उन्होंने 2 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ी थी, लेकिन कांग्रेस और अधिक सीटें चाहती थी। नामांकन की आखिरी तारीख में 1 दिन से भी कम का समय बचा है और 25 अक्टूबर यानी कल आखिरी तारीख है। समाजवादी पार्टी 9 में से 6 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है। अब ऐसे में बाकी की 3 सीटों पर भी जल्द ऐलान हो सकता है। अखिलेश यादव ने सभी सीटों पर अकेले लड़ने की वजह बताते हुए एक्स पर लिखा कि बात सीट की नहीं जीत की है। इस रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश ने लिखा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक बड़ी जीत के लिए एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी है। इंडिया गठबंधन इस उपचुनाव में जीत का एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ आने से समाजवादी पार्टी की शक्ति कई गुना बढ़ गई है। इस अभूतपूर्व सहयोग और समर्थन से सभी 9 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन का एक एक कार्यकर्ता जीत का संकल्प लेकर नई ऊर्जा से भर गया है। सपा प्रमुख ने आगे कहा कि ये देश का संविधान, सौहार्द और पीडीए का मान सम्मान बचाने का चुनाव है। इसीलिए हमारी सबसे अपील है कि एक भी वोट ना घटने पाए, एक भी वोट ना बंटने पाए। देश हित में इंडिया गठबंधन की सद्भाव भरी ये एकता और एकजुटता आज भी नया इतिहास लिखेगी और कल भी। चक्रवाती तूफान ताना के शुक्रवार सुबह तक पहुंचने की आशंका के मद्देनजर ओडिशा के 3 बंदरगाहों पर खतरे की संकेत संख्या 10 जारी की गई है। आईएमडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि चक्रवात के 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पहुंचने की संभावना है और शुक्रवार सुबह तक ओडिशा के भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और धामरा बंदरगाह के बीच पहुंचने की संभावना है। क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र भुवनेश्वर की निदेशक मनोरमा मोहंती के अनुसार धामरा, पारादीप और पुरी बंदरगाहों पर खतरे का संकेत संख्या 10 जारी किया गया है, जबकि गोपालपुर बंदरगाह पर खतरे का संकेत संख्या 8 जारी किया गया है। वाईएसआरसीपी प्रमुख वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने
एनसीएलटी का दरवाजा खटखटाकर अपनी बहन और आंध्र प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष वाईएस शर्मिला पर आरोप लगाया है कि शर्मिला ने उनके और उनकी पत्नी भारती के पास मौजूद सरस्वती पावर एंड इंडस्ट्रीज के शेयरों को अवैध रूप से अपने और मां विजयम्मा के नाम पर ट्रांसफर कर लिया है। याचिका में जगन ने कहा कि उन्होंने शर्मिला के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, जिसमें उन्होंने कहा कि प्यार और स्नेह के कारण वे सरस्वती पावर एंड इंडस्ट्रीज में अपने और अपनी पत्नी के शेयरों को एक उपहार विलेख के माध्यम से अपनी अलग हो चुकी बहन को हस्तांतरित करेंगे, जो कि ईडी द्वारा कुर्की सहित कुछ संपत्तियों के संबंध में लंबित मामलों के अधीन है। जगन ने अपनी बहन को लिखे पत्र में कहा कि कानूनी दायित्वों को पूरा किए बिना और अदालत से मंजूरी लिए बिना शेयर हस्तांतरण के संभावित रूप से प्रतिकूल परिणाम होंगे। इसके साथ ही उन्होंने समझौता ज्ञापन को भी रद्द करने की इच्छा व्यक्त की और कहा कि समझौता ज्ञापन में व्यक्त मेरी मूल मंशा पर आगे कोई कार्रवाई करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। लेबनान में चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि 3 हफ्ते पहले हुए इस्राएली हमले में उसके अगले नेता और हसन नसरल्लाह के उत्तराधिकारी हाशिम सैफुद्दीन मारे गए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले इस्राएली सेना ने मंगलवार को दावा किया था कि उसने बेरूत के दक्षिणी उपनगर में हमला कर हाशिम सैफुद्दीन को मार दिया है और अब बुधवार को हिजबुल्लाह ने एक बयान जारी कर कहा कि यह एक महान नेता और महान शहीद का शोक था जिन्होंने एक सम्मानजनक जीवन जिया। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।